हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की सीरीज़ में एनसीईआरटी पॉलिटी का जो बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 का जो बुक है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम लोग इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को पूरा डिस्कस किया है और उसके बाद उसमें जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे जो कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सके, वो सभी पूरा कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इसे प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर से देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या फिर सीटेट या फिर ऐसे कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ से कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो क्लास 8 का जो बुक है, इसे इसका 5 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 में हाशियाकरण से निपटना है और जो चैप्टर 5 था उसमें हाशियाकरण के समझ के बारे में दिया गया था कि हाशियाकरण क्या होता है और मतलब कि हाशियाकरण कौन-कौन से समुदाय को कहा जाता है, जैसे समाज में हाशियाकरण क्या होता है, तो उसको हम लोगों ने एकदम अच्छे से पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जा कर के देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। जैसा कि इस बुक में दिया भी है कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने 2 अलग-अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग-थलग कर दिए जाने या औरों को वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। मतलब कि जो भी ये हसियाई समुदाय थे, ये भले ही इनको अलग-थलग कर दिया गया था, लेकिन ये अपने अधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। और इन्होंने एक लंबे इतिहास में अपनी रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास भी किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने तरह-तरह के रास्ते भी अपनाए हैं। संघर्ष का कौन-सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मामले में उनके हालात पर निर्भर करता है, जिनमें हसियाई समुदाय रहते हैं। तो इसमें हम लोग हसियाई समुदाय जो होते हैं, वो अपने हसियाई समुदाय जो हसियाई समुदाय होते हैं, वे अपने अधिकारों के लिए कौन-कौन से किस तरह से अपने संघर्ष किए हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हसियाई समुदाय यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हसियाई समूह जो होते हैं, वे अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह से लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। तो आइए हम लोग इस लेसन को पूरा शुरू करते हैं। इसमें हम केवल उन्हीं फैक्टों का अध्ययन करेंगे जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक सामाजिक अध्ययन की तरह बुक है, तो इसमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो हम उन्हीं बिंदुओं को कवर करेंगे जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सके। जैसे कि यहाँ पहला है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। तो जैसे यहाँ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ये हमारे मूल अधिकार के बारे में दिया गया है कि जो अनुच्छेद 17 है, ये अस्पृश्यता के अंत के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 17 में। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ये जो समानता का अधिकार है उसी के अंतर्गत आता है। आगे फिर इसमें दिया है कि इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि जैसे कि जो संविधान जब लागू नहीं हुआ था, तो इसके पहले जो दलित व्यक्ति थे, इनको पढ़ने लिखने के लिए, स्कूलों में जाने के लिए मनाही थी, या फिर मंदिरों में जाने के लिए, या फिर सार्वजनिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने से इनको रोका जा रहा था।
और फिर इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। तो इसमें यही दिया गया है कि जो अनुच्छेद 17 है, इस अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता जो है, जो छुआछूत है, उसका उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब अब किसी भी व्यक्ति, जो भी दलित व्यक्ति हैं, तो उनको अब पढ़ने लिखने से या फिर मंदिर में प्रवेश से या फिर सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं उनके इस्तेमाल से उनको रोका नहीं जाएगा। और आगे फिर दिया है अनुच्छेद 15 के बारे में कि अनुच्छेद 15 में क्या दिया है। तो इसको हम लोगों ने जो क्लास 7 का बुक है उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आप लोगों को ये अच्छे से याद होगा, या फिर अगर नहीं भी देखा होगा तो भी ये जो अनुच्छेद है, ये जो मूल अधिकार है, ये तो सबको याद होना ही चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 15 जो है इसमें क्या क्या दिया है। तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ कौन-कौन से आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो 5 आधार हैं, 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये 5 आधार कौन-कौन से हैं? तो धर्म है, नस्ल है, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है। मतलब कि अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे फिर अनुसूचित जातियों के बारे में दिया गया है कि अनुसूचित जाति के जो अत्याचार होते हैं अनुसूचित जातियों को, तो उनके निवारण के लिए कौन-कौन से जो कानून बनाए गए हैं वो हैं। तो पहला यहाँ पे कानून के बारे में दिया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना था? तो ये 1989 में बना था। इस कानून के बारे में क्या-क्या दिया है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो ये कानून है, इसका नाम है ना, इसका नाम है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 है। तो इस अधिनियम में क्या-क्या मतलब कि दिया गया है। तो इस कानून के अनुसार इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। जैसे कि इसमें पहला शारीरिक रूप से खौफ़नाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। जो एक मतलब कि अधिनियम बनाया गया है, जो एक कानून बनाया गया है, तो इसमें जो शारीरिक रूप से खौफ़नाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। मतलब ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो कि जिसको कि नहीं किया जाना चाहिए, जो कि व्यक्तियों के सम्मान के खिलाफ है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और फिर इसका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो पहला है पहला है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य या फिर गंदा पदार्थ पीने के लिए विवश करते हैं। तो इस कानून में यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई अखाद्य या फिर गंदा पदार्थ पीने के लिए विवश करता है, तो उसको कानूनी रूप से सज़ा दी जाएगी। मतलब इसका निषेध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई अखाद्य या फिर गंदा पदार्थ पीने के लिए या फिर खाने के लिए उनको विवश नहीं करेगा। और फिर अगला पॉइंट है कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो कि मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, तो इसका भी निषेध किया गया है। मतलब कि जैसे कोई भी अनुसूचित व्यक्ति है, तो उसको उस व्यक्ति को नंगा करके घुमाना या फिर उसके चेहरे या फिर देह पर रंग लगा करके अगर ऐसे घुमाया जाता है या फिर कोई भी ऐसा कृत्य किया जाता है जो कि उनके सम्मान के खिलाफ है, जो कि इनके मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है कि वे कानूनी रूप से अवैध है तथा ऐसा करने वालों को सजा दी जाएगी। अगला इस कानून में दिया गया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई
या फिर उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्ज़ा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। मतलब कि अगर किसी भी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति का ऐसा कोई भी ज़मीन या फिर ऐसी उसकी कोई भी धनराशि है, जिसको कि जो अनुसूचित जाति जो कि गैर अनुसूचित जाति वाले व्यक्ति हैं, तो वो अगर उसके ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं या फिर उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती खेती करते हैं या फिर जो अनुसूचित जातियों वाले व्यक्तियों का जो ज़मीन होता है, उसको अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेते हैं, तो उन व्यक्तियों को सज़ा दी जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि इस कानून के तहत जो भी अनुसूचित जाति के ज़मीन होते हैं, तो उनको गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति उसको नहीं ले सकता, उसको खरीद भी नहीं सकता है। तो इसीलिए यह कानून बनाया गया है कि जो अनुसूचित जाति होते हैं, तो इनको बहला-फुसला कर कम दाम में जो उच्च जातियों के लोग होते हैं, उनके ज़मीन को हड़प लेते हैं। तो इसी के लिए कानून बनाया गया है कि कोई भी किसी भी अनुसूचित जाति या फिर जनजाति जो व्यक्ति होते हैं, उनके नाम पर जो आवंटित की गई वो ज़मीन होती है, तो उसको कोई कोई भी गैर अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है, उसको स्थानांतरित नहीं करवा सकता है, उसको खरीद नहीं सकता है। तो इसी कानून में ये सब दिया गया है। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। मतलब कि अगर कोई अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति की कोई भी महिला है, तो उसको अपमानित नहीं किया जाएगा या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कोई भी पॉइंट दे करके पूछा जा सकता है कि ये किस अधिनियम में बनाया गया है या फिर ये कौन से कानून में बनाया गया है। तो ये कानून जो अनुसूचित जाति के लिए 1989 में बनाया गया है, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, तो उसी में ये सब कानून इसी कानून में ये सब दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप लोग इसको पूरा ध्यान में रखिएगा कि ये सब वहीं पे दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सबको हमने कवर किया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो आपका जितना भी जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूरा कवर हो जाएगा। आपको फिर अलग से फिर इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एकदम एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है। फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों की कई जगह अछूत माना जाता है। जैसे कि गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्क लयार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास फटकने भी नहीं दिया जाता है। मतलब कि इसमें दिया गया है कि जैसा कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 70 है, उसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कई राज्य ऐसे हैं जो हाथ से जो भी जनजातियाँ होती हैं, जो हाथ से मैल को उठाती हैं या फिर जो साफ सफाई करती हैं, उनको अभी भी अछूत जनजाति माना जाता है और उन्हें मंदिर या फिर सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, उन पे जाने के लिए उनको मना किया जाता है। मतलब कि ये कानून बनने के बाद भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ कि इन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उनको सामान्य रूप से जो मंदिर होते हैं या फिर सार्वजनिक स्थल होते हैं, तो उनको अभी भी उनके पास नहीं जाने दिया जाता है। तो ऐसे कौन-कौन से जनजातियाँ हैं, जैसे कि गुजरात के भंगी, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन-कौन सी जनजातियाँ हैं। तो जैसे गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्क लयार इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब कि ये जो जितनी भी जनजातियाँ हैं, जैसे कि गुजरात की भंगी और आंध्र प्रदेश की पाखी और तमिलनाडु की सिक्क लायर जो जनजातियाँ हैं, ये ऐसी श्रेणी में आती हैं जिनके साथ कि अभी भी भेदभाव होते हैं। अगला है, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया गया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों, जिनमें कि 7 मैला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें दिया गया है कि जो 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया था। तो
तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, ये कब पारित किया गया था? जो ड्राई लैट्रिन उठाने के खिलाफ जो है कानून पारित किया गया था, तो ये 1993 में पारित किया गया था। और फिर ये कानून किस लिए पारित किया गया था? तो इसका उद्देश्य है कि यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। जो ये कानून है, ये सिर पर मैला उठाने वाले जो व्यक्ति होते हैं या फिर सूखे शौचालयों के निर्माण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर ये पाबंदी लगाता है कि इनसे ये सब काम ना करवाया जाए। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों, जिनमें कि 7 मैला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। मतलब कि जो भी ये इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो इसके लिए इन लोगों ने सफाई कर्मचारी आंदोलन, मतलब कि 2003 में जो कुछ सफाई कर्मचारी आंदोलन थे तथा 13 अन्य संगठनों या व्यक्तियों, जिनमें से कि 7 मैला ढोने वाले भी थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका मतलब कि जनहित याचिका क्या होती है? तो ये उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके कि अधिकारों का हनन होता हो, तो उन्हीं की तरफ से दायर की जाती है। तो जो ये व्यक्ति थे, जिसमें कि 7 मैला ढोने वाले तथा 13 अन्य संगठनों के व्यक्ति, ये सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर किए थे। याचिका दायर करने वालों का यह कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। तो इनके खिलाफ इन लोगों ने एक जनहित याचिका दायर की है। आगे फिर दिया गया है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। तो मतलब कि जो ये ड्राई लैट्रिन्स उठा रहे थे, जो हाथ से मैला उठा रहे थे, इन कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। तो इस डेट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनका पुनर्वास कब किया गया है। तो 6 दिसंबर 2013 से ये जो कानून है, ये लागू हुआ है। आगे फिर दिया है कि आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। तो इसमें क्या क्या दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। 1989 का अधिनियम एक वजह से और भी महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपने परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। मतलब कि जो 1989 का जो अधिनियम है, ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि जब किसी आदिवासी समूह का या फिर ऐसे किसी आदिवासी व्यक्ति का जो परंपरागत ज़मीन है, इसको कोई और व्यक्ति अगर कब्जा कर लेता है, तो वो इसी कानून का सहारा लेते हैं। इसी कानून के माध्यम से वे जो आदिवासी समूह हैं, ये अपने ज़मीन को वापस लाने के लिए मतलब कि कानून का सहारा ले सकते हैं। तो किस कानून का सहारा लेते हैं? तो जो ये आदिवासियों के लिए 1989 में जो जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो ये कानून बना है, उसी कानून का सहारा लेकर के वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता। मतलब कि यहाँ पे हम लोग इस बात को डिस्कस भी कर लिए हैं कि संवैधानिक रूप से इस कानून के अंतर्गत ही जो आदिवासियों की ज़मीन है, ये किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। तो ये किस कानून में दिया गया है? तो ये जो कानून है 1989 का, इसी कानून के अंतर्गत ये दिया गया है कि जो आदिवासियों की ज़मीन है, ये किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस लेसन में बस इतना ही था। यहाँ से अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो अगर इस जो बुक है, तो इससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एकदम पूरा जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, पूरा डिस्कस कर लिया है। इसमें अभी 2 लेसन और है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।